ओके सो जो इक्वेशन हमने सॉल्व की, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर. सो लेट मी राइट दैट इक्वेशन अगेन. जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने सॉल्व की, इस इक्वेशन को मैं अगर कंप्लीट नाम दूं तो इस इक्वेशन को मैं कहूंगा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन. और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास इस इक्वेशन में है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है. बेस्ड ऑन दैट इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे. ठीक है. अभी जो हमने जितनी भी डिस्कशन पिछले सेशन में की, आई जस्ट वांट टू इसको हम जनरलाइज अप करने लगे हैं. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, और इसको हम कहेंगे nth ऑर्डर. सो वी हैव nth ऑर्डर linear constant coefficient differential equation representing a system, representing a causal LTI system. What is the mathematical form? ये तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली nth ऑर्डर को. इसका मतलब है कि once we have the nth ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन, तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई भी ऑर्डर इक्वेशन लिख सकते हैं. So let me write that mathematical form. So we have summation operator, then some coefficients a sub k, and then we have the kth derivative of y of t, such that this k can be from 0 to capital N. And on the right hand side, we have another summation operator, then another set of coefficient represented by this symbol b sub k. And then we have derivatives of x of t. Such that this k can also vary from 0, and again it's not necessary कि ये भी n तक ही जाएगा, तो इसको डिफरेंट करने के लिए मैं इसको m से represent, where m can be less than n, m can be equal to n, or mn can be greater than n. Now this is nth order linear constant coefficient differential equation, and you can clearly see कि ये जो ऑर्डर का ताल्लुक है वो इस n के साथ है, और इस n का ताल्लुक किस डेरिवेटिव के साथ है, y of t के साथ है, which जो कि हमारे सिस्टम का आउटपुट है. So whatever is the highest order of derivative, y of t का जो सबसे highest order derivative equation के अंदर होगा, accordingly हम उसको उस हिसाब से ऑर्डर स्पेसिफाई करें. इस इक्वेशन में क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था y of t का था, वो फर्स्ट था, इस वजह से इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं. ठीक है. अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करने के बाद कुछ स्पेसिफिक केसेस देख लेते हैं. इट्स आल्सो पॉसिबल, क्योंकि हमने k को 0 भी लिया हुआ है. लेट्स सी कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 0, इट मींस वी डोंट हैव एनी डेरिवेटिव ऑफ y of t. ठीक है. तो अगर इसके केस में इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी? So we will have a of 0, y of t, और राइट साइड पे हमारे पास ये होगा. एंड देन इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसको y of t की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो आई कैन ऑल्सो से कि y of t is equal to 1 over a naught b of k t k. नाउ दिस स्पेशल केस जिसमें हमने n को 0 लिया हुआ, इसको आप कह सकते हैं जीरो ऑर्डर.
zero order linear constant coefficient differential equation. And you can see इस केस में we don't need to solve any equation. हमारे पास directly कौन सी representation आ गई है? We have explicit representation. If you remember in my first session जो मैं कह रहा था implicit representation and explicit representation, इस केस में we don't need to, already हमारे पास जो system का behavior है वो अगर आप check करें, this is output, so output is equal to representation in terms of input. So this is explicit representation. इस केस में हमें auxiliary condition की कोई जरूरत नहीं है. So this is a special case that I wanted to discuss. But now you know कि अगर n 0 ना हो, n की value 1 हो या greater than 1 हो, तो फिर हमारे पास इस equation से जो resultant equation बनेगी वो explicit representation नहीं होगी, but it will be some kind of this representation जिसको हमने implicit representation का नाम दिया. और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस equation को solve करना पड़ेगा by the method जो ऑलरेडी मैं पिछले सेशन में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एज वेल एज फिर हमें ऑक्सिलरी कंडीशन की भी जरूरत है. सो नाउ इसको अगर हम कहें कि फॉर n इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, we will end up with implicit representation. That must be converted to explicit representation by solving the resultant differential equation, and we also need auxiliary conditions to get a unique solution. Now, अगर हमारी जो इक्वेशन है अगर n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है. तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी कंडीशन ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी कंडीशन क्या होगी कि हम कहेंगे कि y ऑफ t नॉट इज इक्वल टू 0. और ये मैं किस बेस पे लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारा सिस्टम कॉजल LTI होगा और इसका मतलब है कि हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट अप्लाई करेंगे. दैट इज इफ x of t is equal to 0 for t less than equal to t naught, then y of t will also be equal to 0 for t less than equal to t naught. So इसके बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि t naught is the time जिससे पहले सिस्टम का आउटपुट 0 होगा, क्योंकि इनपुट 0 है. तो इसके बेस के ऊपर y of t naught equal to 0 will be the required auxiliary condition to get a unique solution. Now the point is अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें n equal to 2 हो, इट मीन्स कि आपके पास इस इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी होगा. यू मे एंड अप एज एन एग्जांपल, इसका मतलब है कि आपके पास इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव भी होगा. आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो जब आपके पास सेकंड ऑर्डर
लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो उस इक्वेशन में आपके पास सोल्यूशन में दो अननोन्स होंगे. There will be two unknowns in the solution. And in order to find the values of those two unknowns, you must have two conditions. तो वो two conditions क्या होंगी? एक कंडीशन तो आपके पास यही होगी कि y of t naught equal to 0. दूसरी कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे? वी विल से कि इसका जो डेरिवेटिव हम लें और उस डेरिवेटिव को टी नॉट पे जब हम एवेल्युएट करेंगे वो भी 0 के बराबर. इस चीज को फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं. n इक्वल टू 3 का मतलब है कि नाउ इस इक्वेशन से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो थर्ड ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल होगी. जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास इक्वेशन के अंदर होगा वो थर्ड डेरिवेटिव होगा. एंड एज ए रिजल्ट जब उसको आप सॉल्व करेंगे in the solution you will end up with three unknowns, let's say a, b, c, and then you need to have three auxiliary conditions. And if you have n equal to 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन में आपके पास 4 अननोन होंगे. इसका मतलब है कि आपके पास 4 ऑक्सिलरी कंडीशन होनी चाहिए. इसको अगर मैं जनरलाइज करूं कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर इक्वेशन हो तो उसके लिए ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या होंगी? for nth order. So we will say y of t naught भी 0 होगा. डेरिवेटिव ऑफ y at t naught वो भी 0 होगा. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y of t at t naught वो भी 0 होगा. So on such that कि आपके पास n minus 1th डेरिवेटिव जो हो, n minus 1 derivative, all of these must be equal to 0. So now you can count those conditions. From this to this you will have n auxiliary conditions. जिस तरह n equal to 1 के लिए एक कंडीशन है, n equal to 2 के लिए दो कंडीशन है, n equal to के लिए 3 होगा. तो अगर nth order equation होगा तो you must have these n equations, n auxiliary conditions. So these are your n number of auxiliary conditions. और कौन से सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? For causal LTI systems. तो हमने इस पूरे कंसेप्ट को जनरलाइज कर दिया. So no matter whether you are dealing with the first order linear constant coefficient differential equation, second order, third order, fifth order, now you know कि उसको सॉल्व कैसे करना है और कौन सी ऑक्सिलरी कंडीशंस आपको यूज करनी पड़ेगी. नाउ सो फार मेरा जो फोकस था वो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के ऊपर था. तो दैट इज द रीजन के यहाँ पे जो डी का जो एब्रीवेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. ठीक है. बट we our system can also be discrete time LTI system जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस कोर्स में. So it is also possible कि हमारे पास एक LTI system हो and it is represented by an equation that we can call as linear constant coefficient difference equation. So now I will say causal I will say discrete time causal LTI systems which are described or represented by linear constant coefficient difference equations. And I can still abbreviate this term with LCCD. So now
assuming that we are dealing with a system which is causal LDI system whose input is represented by X of n, output is represented by Y of n. So this input and output can be related by an equation like this. मैं इसको generalized equation लिख रहा हूँ. So again, you will see the similarity. जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी, अब इसको आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी नजर आ जाएगी और डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि डिफरेंस इक्वेशन. So k from 0 to n, and now rather than having the derivatives, now we have difference of output. So y of n minus k. तो ये जो n है starting from 0 up to n तक जाएगा. So इसका मतलब है कि nth order के लिए k की वैल्यू जो है n तक जाएगी. तो आपके पास जो हाईएस्ट डिफरेंस होगा आउटपुट का वो इस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे some coefficients b of k, and then we have x of n minus k. So rather than taking the derivative of x, now we are taking the differences of x. And again, this equation को मैं कहूँगा nth order linear constant coefficient difference equation. And now you can see that there is not much difference between this equation and the equation that I wrote over here, this one. डिफरेंस सिर्फ किस वजह से आ गया है कि पहले कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम था तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव हम ले रहे थे. अब क्योंकि ये डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस. लेट्स लुक एट द स्पेशल केस जिसको हम कहेंगे कि अगर हम n को 0 ले लेते हैं, जीरो ऑर्डर जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जीरो ऑर्डर. सो फॉर n इक्वल टू 0, और इसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर linear constant coefficient difference equation. So from this general representation, we will end up with, so the only value we can take is 0, k equal to 0. So for k equal to 0, we end up with a of 0, y of n, summation bk, x of n minus k, k from 0 to m, and then rearranging this equation for y of n, we get 1 over a naught summation bk x of n minus k, k equal to 0 up to m. So now you can see we directly get the representation. जिसको हमने क्या नाम दिया था, explicit representation. तो जीरो ऑर्डर केस में हमारे पास डायरेक्टली एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन आ गई. We don't need to solve any difference equation. Now there is another terminology जो हम discrete time system के लिए यूज करते हैं, वो हम मेंशन कर लेते हैं. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहते हैं non recursive equation. Okay. Whenever in discrete time you have a system whose input and output is represented like this, इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं non recursive equation. Okay. Let me derive the equation. जब हमारे पास n की वैल्यू 0 ना हो, लेट्स फाइंड आउट कि इस केस में जो इक्वेशन आएगी उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एंड देन आई विल बी कंपेयर. मैं फिर आपको रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव इक्वेशन का डिफरेंस फिर मैं एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है. So for those cases when
n is not equal to 0. So for n not equal to 0, it's obvious कि हमारे पास explicit representation नहीं आएगी. ठीक है? Let's find out कि किस किस्म की representation आएगी. In order to get to that representation, what I will do is कि मैं इस equation में k equal to जो zero value है वो मैं अलग कर लेता हूँ. मैं जीरो वाली वैल्यू ले लेता हूँ और बाकी को छोड़ देता हूँ. ठीक है? So let's see कि मेरे पास क्या आएगा. So हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, लेट्स से मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ. y of n minus k so a of 0 y of n. So मैंने k of 0 वाली टर्म यहाँ पे ले ली है. So what is then left in the summation operator? तो अब मैं k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँ. Let me bring this term, this one, on the other side. You get a of 0 y of n equal to minus and finally I can bring this constant also on the right hand side. So y of n is equal to 1 over a naught, and you have this representation b of k x of n minus k. So you get this representation. This representation is, or this equation is known as recursive equation. And now you can see that this equation is not explicit representation. Why it's not explicit representation? Because on the right hand side, you also have y of n minus k. So y of n is on the left hand side as well as y of n is on the right hand side. So this equation, this difference equation needs to be solved so that you get a representation जिसको फिर हम explicit representation कहते हैं, so that you only have output y of n on the left hand side and no term related to output on the right hand side, जिसको हम explicit representation कह रहे हैं. Recursive और non-recursive का भी आपको clear हो जाएगा कि recursive, why I'm calling it recursive equation, which means that in order to find y of n, I must know y of n minus k. जब तक मुझे y of n minus k का पता ना हो, मुझे y of n मैं find नहीं कर सकता. So रिकर्सिवली हम इसको सॉल्व करेंगे. इन अदर वर्ड्स मैं इसको इस तरह रिलेट करूंगा कि अगर मैंने y ऑफ 0 फाइंड करना है कि व्हाट इज द सिस्टम आउटपुट एट n इक्वल टू 0, y ऑफ 0 के लिए मुझे प्रीवियस जो सिस्टम के आउटपुट्स हैं y ऑफ -1 मालूम होना चाहिए, तब जाके मैं y ऑफ 0 फाइंड कर सकता हूँ. और अगर मैं y ऑफ 1 फाइंड करना चाहता हूँ, y ऑफ 1, तो आई कैन ओनली फाइंड y ऑफ 1 अगर मुझे y ऑफ 0 पता हो, तब जाके मैं फाइंड कर सकता हूँ. इसका मतलब है कि मैं रिकर्सिवली फाइंड करूंगा. पहले y ऑफ 0 फाइंड करूंगा, फिर y ऑफ 1 फाइंड करूंगा, फिर y ऑफ 2 फाइंड करूंगा. That is what recursive means. Whereas non-recursive means, in order to find out y of 0, y of 1, y of 2, I don't need any information about the previous output because my system output is totally dependent on input. It has nothing to do with the previous. So I can solve this equation non-recursive. Okay. Now, जो हमने auxiliary condition की बात की, n equal to 0 तो special case है. We will not be solving many questions related to that.
जिसमें आपके पास डायरेक्टली एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एंड अप विद दिस रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन के लिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑक्सिलरी कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके इसका आप यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या हो? फॉर एन इक्वल टू और ग्रेटर। सो जिस तरह हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए कहा था कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉजल है, एलटीआई के साथ साथ हम अज्यूम करेंगे कि कॉजल भी। इफ x of n is equal to 0, for some value of n less than or equal to n naught, y of n will also be 0 for n less than equal to n. Or we call this particular behavior as condition of initial rest. So as long as input is 0 up to this time, output of our system is also 0 up to that time. Only when input becomes non-zero after this time, our system output will become non-zero after that particular time. So अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें, so it means यहाँ पे भी मैं इसको रिलेट कर लेता हूँ ऑक्सिलरी कंडीशन के साथ। I will say in order to calculate y of n, we need to know y of n minus 1, y of n minus 2 up to y of n minus. यहाँ पे जो मैंने आपको रिकर्सिव की बात कर रहा था, दिस इज द सेम थिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मैंने y ऑफ n फाइंड करना है, मुझे y ऑफ n माइनस 1 का पता होना चाहिए, y ऑफ n माइनस 2 का पता होना चाहिए, अप टू y ऑफ n माइनस n का पता होना चाहिए। अगर तो हमारे सिस्टम का ऑर्डर क्या है, अगर हमारा सिस्टम किस ऑर्डर का सिस्टम है, nth ऑर्डर सिस्टम। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा तो फिर मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन मेरे लिए काफी है। इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे y ऑफ n फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ इसका पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की मैं बात करूं। अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा तो y ऑफ n को फाइंड करने के लिए मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सो इन अ सिमिलर मैनर, जो मैंने ऑर्डर को अननोन कांस्टेंट के साथ रिलेट किया था, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में एक अननोन होगा तो मुझे एक कंडीशन चाहिए। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के केस में सोल्यूशन में दो अननोन कांस्टेंट्स होंगे तो मुझे दो इक्वेशंस फाइंड करनी चाहिए। इन अ सिमिलर मैनर, अगर nth ऑर्डर इक्वेशन है तो मेरे पास n इक्वेशंस होनी चाहिए जो कि ऑक्सिलरी कंडीशंस। ठीक है। Okay, let me introduce डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक
टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, हम कहते हैं FIR system, and another term is IIR systems. These terms are basically abbreviation for FIR का मतलब है finite impulse response system. FIR is the abbreviation of this thing. और यहाँ पे जो IIR लिखा हुआ है, it is an abbreviation for infinite impulse response system. Now, on what basis we can say कि हमारा सिस्टम जो है वो FIR सिस्टम है या IIR सिस्टम? ये पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी है, ये जब आप लेटर ऑन इन योर 7th सेमेस्टर जो DSP का कोर्स आप पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, FIR फिल्टर्स और IIR फिल्टर्स, तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। इस वक्त मैं इसको फिल्टर के बजाय एक जनरल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स फिल्टर इज आल्सो अ सिस्टम, बट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिस्टम। मैं इस वक्त इसको सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहा हूँ। सो एज द टर्मिनोलॉजी से ही ऑब्वियस है कि अगर एक सिस्टम हो और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हो वो फाइनाइट हो, तो उसको हम FIR सिस्टम कहें। और अगर एक सिस्टम हो और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट हो, तो हम उसको IR। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? इट इज नॉट रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो ताल्लुक है उसकी ड्यूरेशन के साथ, कि आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या फाइनाइट ड्यूरेशन क्या है, या आपके सिस्टम का इम्पल्स जो रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है। उसके बेस के ऊपर हम इसको FIR या IIR सिस्टम कहेंगे। ठीक है। अब जो हमने एक सिस्टम यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया था, लेट मी गो बैक टू दैट। जब हमने n = 0 के लिए किया था, यस दिस वन, तो हमारे पास जो n = नॉट दिस वन, सॉरी दिस वन, n = 0 के लिए मेरे पास सिस्टम का इनपुट आउटपुट बिहेवियर ये है। ठीक है। इसको मैं जरा रीअरेंज कर रहा हूँ, इसी जिसको हमने नॉन रिकर्सिव का नाम दिया था, इस 1/a को भी मैं इस समेशन ऑपरेटर के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास y ऑफ n क्या जाएगा। तो ये कौन से सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हमने नॉन रिकर्सिव का नाम दिया था, नॉन रिकर्सिव। सो वी गेट ek divided by a0 x of n minus k, where k is from 0. Now, if you look at this equation, ये equation आपको given है, and if I ask you कि इस system का impulse response क्या होगा आपके ख्याल में? इस equation को देख के क्या हम बता सकते हैं कि system का impulse response क्या है? bk over a0. bk over a0. That's it. ये n की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा? फाइनाइट वैल्यूज के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? 0 से m तक जाना yes. चाहिए क्योंकि 0 से m होगा, और इस ड्यूरेशन के बाहर होगा तो आउटपुट क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा? 0। 0।
सो व्हाट यू विल से अबाउट इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की ड्यूरेशन कितनी है? इसके इम्पल्स फाइनाइट है। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? FIR FIR सिस्टम। ठीक। सो जो हमने डिफिनेशन की है कि FIR सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा जिसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की ड्यूरेशन फाइनाइट होगी। तो हमने हमारे पास जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी सिस्टम की, उसके लिए जो हमने n इक्वल टू 0 के लिए किया था, उस केस में जो हमारे सिस्टम का इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप ये आ गया था। और इसको जब हमने रिलेट किया अपने सिस्टम के, अगेन इफ यू सम स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज, जो हमने LTI सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स y of h of no इनपुट, x of no आउटपुट, y of no, तो हमने रिप्रेजेंटेशन फाइंड की थी जिसको हमने कन्वोल्यूशन सम का नाम दिया था। वो क्या था? हमारे पास क्या था? बेस्ड ऑन दिस, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया, इसको देख के ही, दैट इज द रीजन कि हमें क्लियर हो गया कि ये जो है आपके पास ये क्या चीज होगी, हमारे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये जो IIR सिस्टम और IIR सिस्टम, जिसको एक और अगेन जस्ट टू थिंक मेक थिंक इन सिंक, FIR सिस्टम को हमने देखा था कि ये कौन से सिस्टम है जिसका जो इक्वेशन हमारे पास बन रही थी, वो कौन सी इक्वेशन बन रही है? नॉन रिकर्सिव। सो FIR सिस्टम को आप नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स भी कह सकते हैं। FIR सिस्टम नॉन रिकर्सिव सिस्टम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जब n को 0 हमने लिया था तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई थी वो नॉन रिकर्सिव इक्वेशन। और हमने ये भी देख लिया कि जो नॉन रिकर्सिव इक्वेशन है या नॉन रिकर्सिव सिस्टम है, उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसकी ड्यूरेशन भी फाइनाइट। इसके बेस के ऊपर हम इसको FIR सिस्टम कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो IIR सिस्टम है, एक्चुअली ये ऐसे सिस्टम होंगे जिनको हम रिकर्सिव सिस्टम कहें। ठीक है। और रिकर्सिव सिस्टम के लिए अगर आप चेक करें, रिकर्सिव सिस्टम हमारे पास कब आएंगे? जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स n इक्वल टू 1 होगा या n इक्वल टू 2 होगा, और एनी नंबर अदर देन 0। हमारे पास हमेशा कौन सी इक्वेशन आएगी? रिकर्सिव, जिसमें y of n will depend on previous y of n। ओके। इसकी हम एक एग्जांपल जो है नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे।